प्यारे बच्चों, आज के इसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कथा साहित्य के पंचलाइट कहानी पर। पंचलाइट कहानी, जी हाँ बच्चों, पंचलाइट कहानी जिसके लेखक परशुनाथ रेणु जी हैं। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के एक पिछड़े गांव के जनजीवन से जुड़े हुए परिवेश की सफल झांकी प्रस्तुत की है। कहानी में उन्होंने ग्रामीण संस्कारों एवं ग्रामीण मनोविज्ञान का सहज एवं सफल चित्र प्रस्तुत किया है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। यह कहानी पूरी तरीके से आंचलिक है और ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के युवक गोधन को मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम है, जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसे बहिष्कृत कर रखा है। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। इससे आप समझ सकते हैं कि गांव में परस्पर टोलियों में वैमनस्य है, आपसी मतभेद है। पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। सभी पंचायतों में दरी, जाजी, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। लेकिन महतो टोली एक ऐसी टोली है उस गांव की जिनके पास पेट्रोमैक्स नहीं है। अब होता क्या है, सब लोग आपस में विचार करते हैं कि हम लोगों के पास भी पेट्रोमैक्स होना चाहिए और इसके लिए वो लोग दंड जुर्माने का पैसा इकट्ठे करते हैं। और रामनवमी के मेले के अवसर पर सरदार, दीवान और छड़ीदार अगनू महतो और भी पंचायत के लोग साथ में जाते हैं और मेले में से पंचलाइट खरीद कर ले आते हैं। पंचलाइट खरीदने में बहुत दुकानदार से बहुत बातें होती हैं। बहुत मोल भाव करने पर दुकानदार बोलता है कि लगता है आप सरदार हैं। अगर आप सरदार हैं तो मैं आपको 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में पंचलाइट दे देता हूँ। पंचलाइट खरीदने के बाद दुकानदार का जो नौकर है वह उन्हें बक्सा देने को तैयार नहीं है। तब दुकानदार अपने नौकर को बोलता है कि अरे देखते नहीं, दीवान की आंख में धूल झोंक रहे हो, उनको बक्सा दो। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बचते हैं, तो इससे मेले में ही पंचों ने तय कर लिया कि इसे पूजा पाठ का सामान खरीद लिया जाए, क्योंकि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी दिन दहाड़े लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर चलता है। पीछे पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह चलते हैं। जैसे ही वो लोग गांव में प्रवेश करने वाले होते हैं, गांव के बाहर ही बामन टोली का एक पात्र होता है जो फुटंगी झां, जिसका नाम क्या होता है, फुटंगी झां। वह कहता है, टोकता है उनको, कहता है कितने में लालटेन खरीदा महतो। अगनू महतो से पूछता है कि महतो कितने में लालटेन खरीदा। महतो का जवाब होता है, देखते नहीं ये पंचलाइट है। महतो का बड़े ही जोशीले स्वर में जवाब होता है, देखते नहीं ये पंचलाइट है। वह सोचता है कि बामन टोली के लोग कैसे होते हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने बामन टोली यानी ब्राह्मण टोली की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाया है और कहते हैं कि बामन टोली के लोग भी अजीब होते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचायत को लालटेन। ऐसे ही राजपूत टोली के लोग हैं। ऐसे ही सभी टोलियों के लोग हैं जिनकी कुछ अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो उन्होंने कुछ
खास पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब पंचलैट खरीद कर आ जाता है। टोले भर के लोग जमा हो जाते हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ कर आते हैं। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। क्या कहते हैं? चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। पंचलैट। पूरी टोली के लोग में पंचलैट के सिवा और कोई दूसरी बात नहीं होती है। पूरी टोली में जो है अब पंचलैट के सिवा कोई भी दूसरी बात वो लोग नहीं करते हैं। इस प्रकार जब पंचलैट खरीद कर आ जाता है तो टोले के लोगों ने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। टोले के लोगों ने सरदार और दीवान को बहुत ही श्रद्धा भरी निगाहों से देखा और छड़ीदार ने अपनी वाहवाही में, शाबाशी में पंचलैट की तारीफ करते हुए औरतों की मंडली में आकर कहा, रास्ते में सन्न सन्न बोल रहा था पंचलैट। क्या कहा? रास्ते में सन्न सन्न बोल रहा था पंचलैट। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके पास जलाने वाले भी हैं। उसके हर एक टोली में जो पंचलैट है, सब पंचलैट को जलाना जानते हैं। पर महतो टोली में लोगों ने पंचलैट तो खरीद लिया पर किसी को जलाने नहीं आता है। समस्या यहीं पर बढ़ जाती है। सब लोग निराश होने लगते हैं। सभी लोग पहले तो बहुत ही उत्साहपूर्वक पंचलैट को ले आया और जो सरदार है वह कहा कि रुदल शाह की बनिए की दुकान से 3 बोतल की राशन का तेल ले आओ, पंचलैट जलाना है। तेल पंचलैट में पड़ गया। छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देता, हाँ हाँ दूर से ही, जरा दूर से ही, छूछा मत कर, ठेस लग जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने पंचलैट को पहली बार देखा था। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ की पूजा होगी, जरा जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगा दे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि सांझ की पूजा होगी, जरा जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगा दे। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गण ने अपने भगतिया पक्ष को चेतावनी दी, सख्त निर्देश दिया, समझा कर कहा कि देखो भाई, आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। क्या कहा? कि आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से मैं पहले ही कह देता हूँ, बेताले लोग यानी जो अगर कोई लापरवाही किया तो बेताले लोगों से मैं पहले ही कह देता हूँ, यदि आज आखिर धरने में यानी शुरुआत करने में कीर्तन मंडली से उनका ये आग्रह है कि कीर्तन शुरुआत करने में डेढ़ बेड़ हुआ यानी कोई भी गड़बड़ी हुई तो दूसरे दिन से एकदम बायकाट। अगर कीर्तन शुरुआत करने में थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो दूसरे दिन से तुम लोगों को कीर्तन मंडली से निकाल दिया जाएगा। यह भगतिया पक्ष को सख्त आदेश दिया गया। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। औरतों की मंडली में गुलरी काकी जो है वो गोसाई का गीत गुनगुनाती हैं। बच्चे भी बेवजह जो है शोरगुल करते हैं। अब सवाल यह है कि पहली बार पंचलैट लोगों ने खरीदा। पंचलैट तो कभी देखा नहीं था और ना ही कभी इसको जलाया था। अब लोग पंचलैट में तेल भी भर दिए, पूजा की चौकी पीढ़ा भी लगा ली, कीर्तन मंडली भी जुट गई, गांव के सारे बूढ़े बच्चे भी इकट्ठे हो गए, सारी औरतें खुश हो गईं, सारे बच्चे शोरगुल मचाने लगे कि आज हम लोग जो है पंचलैट की रोशनी में रहेंगे। किसी के घर शाम को ढिबली नहीं जली। संध्या होने के 1 घंटा पूर्व ही सब लोग आकर टोली में इकट्ठा हो गए कि आज हम लोग पंचलैट की रोशनी में जो है भजन कीर्तन का आनंद लेंगे। सब कुछ हो गया, लेकिन पंचलैट जलाए तो जलाए कौन? अब समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई। अब सब लोगों के मन में जो है घोर निराशा छा गई कि पंचलैट कौन जलाएगा। सब टोली में तो पंचलैट है और लोग उसे जलाना भी जानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे टोली का मदद लेंगे तो लोग हमारी
हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। वैसे भी बामन टोली के लोग हमारे पंचलाइट को लालटेन समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह अपने से हमें जो है तुच्छ समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं और अपने आप को जो है उच्च समझते हैं। इसीलिए जो है वह खुलकर उनसे सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। अब सब लोग जो है, दूसरे टोली के लोग जो है हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मातो टोली के लोग सोच रहे हैं कि ये भी एक सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत की आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी के हाथ से पंचलाइट जलेगा ना? ना ना रे बाबा, ऐसे तो अच्छा है कि पंचलाइट रखा ही रह जाए। एक नौजवान आकर सूचना देता है कि राजपूत टोली के लोग हंस रहे हैं। महतो टोली के लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर अगर मैं उनसे पंचलाइट जलवा भी लेता हूँ तो जिंदगी भर ताना कौन सहेगा भाई। पंचलाइट जलाने के लिए अगर हम उनको बुलाते हैं तो पंचों की इज्जत के सवाल है, हमारे टोली के मर्यादा के सवाल है। इस तरीके से हम देखेंगे कि आपस में लोग जो है एक दूसरे के प्रति संकीर्ण मानसिकता रखते हुए ना कोई खुलकर दूसरी टोली की मदद करता है और ना ही कोई मदद लेना चाहता है। एक शब्द जो अगनू महतो के दिल में है कि लोग अपनी ढिबरी को भी बिजली बत्ती समझते हैं और हमारी लालटेन पंचलाइट को भी लालटेन। तो यहाँ पर समाज में जो है बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से कहें कि कुछ टोली के लोगों में सुपर ईगो जो फैला हुआ है, जिससे कि उनके हुनर का लाभ जो है अन्य वर्ग के लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक समस्या बनी हुई है कि पंचलाइट जलाए कौन। सबके मुंह पर उदासी छा गई है। एक नौजवान आकर बोलता है कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान फाड़कर पंचलाइट के सामने कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक लगाओ, पंचलाइट अपने आप से ही जलने लगेगा। क्या कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, पंचलाइट अपने आप ही जलने लगेगा। महतो टोली के लोग कहते हैं कि हंसने दो, भगवान ने उनको हंसने का अवसर दिया है। यह सारी बात गुलरी काकी के बेटी मुनरी के मन में बार बार उठता है। मुनरी जो है मन में बार बार बात ले आती है और होठों तक ले आकर फिर वह अपने मन के भीतर लौटा ले जाती है। वह जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन वो कैसे बोले कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, क्योंकि गोधन को तो पंचों ने जो है हुक्का पानी बंद कर दिया है, उसको जो है पंचायत से बाहर कर दिया है। पर क्या करे मुनरी, टोली के इज्जत के सवाल है, इसलिए वह बड़े ही चालाकी से अपनी सहेली कनेरी के कान में बात डालती है। कनेरी जो है सरदार से कहती है, सरदार जो है दीवान से कहता है, दीवान जो है पंचों से पूछता है। सहेली ने सरदार से कहा, सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक ही स्वर में क्या बोला? ठीक है। पंचों ने एक ही स्वर में बोला कि ठीक है। सरदार ने छड़ीदार को गोधन को मनाने के लिए भेजा, पर छड़ीदार जो है वह नहीं आता है। वह छड़ीदार से गोधन जो है नहीं आता है। छड़ीदार से गोधन कहता है कि हम नहीं जाएंगे, पंचों की क्या बात,
कल पुर्जा बिगड़ जाए तो लो दंड और जुर्माने के पैसे भरो। गोधन जो है दूसरे गांव से आया हुआ लड़का है और वह स्वाभिमानी लड़का है। वह पंचों को हुक्का पानी के लिए पैसे नहीं देता है, पान खाने के लिए पैसे नहीं देता है। पंचों को जो है मुनरी के माँ गुलरी काकी के कहने पर गोधन को पंचायत से निकालने का अच्छा मौका मिल जाता है और पंच जो पंचायत से निकाल देते हैं। गोधन इस बात को समझता है और कहता है कि अगर मैं गया और कोई कल पुर्जा खराब हो गया तो पंचों की क्या बात भाली, फिर मुझ पर दंडे जुर्माने लाद देंगे। इतने से बात नहीं बनती है तो मुनरी की माँ गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुलाकर ले आती है और गोधन जो है पंचलाइट जलाने लगता है। पंचलाइट जलाते समय स्प्रिट की जरूरत पड़ती है, पर पंचों के पास स्प्रिट तो है नहीं। अब पूरे टोली के लोग दीवान, सरदार और छड़ीदार को जो है कोसते हैं कि ये लोग क्या खरीद कर ले आए हैं, स्प्रिट है नहीं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। वो गोधन जो है बहुत ही चतुराई से कार्य करता है पंचलाइट जलाने का और स्प्रिट की जगह वह गरी का तेल यानी नारियल का तेल मांगता है। मुनरी एक मलसी में भरकर नारियल का तेल लेकर आती है और गोधन पंचलाइट में हवा भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे गोधन पंचलाइट को हवा देता है, पंचलाइट की बत्ती जो है सन्न सन्न आवाज करती है और पंचलाइट का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगता है। अब सब पंचों के चेहरे पर हंसी खुशी बिखर जाती है। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट को चाबी घुमाता और इस प्रकार से पंचलाइट में जो रोशनी है वो जगमगा उठती है और इस पंचलाइट की रोशनी में अंततः पूरी टोली जगमगा उठती है। तब सब कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय बोलते हैं और भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे खिल उठते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी जो है गोधन को हसरत भरी निगाहों से देखती हैं। सरदार गोधन को पास बुलाकर कहता है कि तुमने हमारे पंचायत की इज्जत रखी है, इसलिए तुम्हारा 7 गुण माफ। खूब सलीमे के गाना गाओ। गुलरी काकी कहती है कि गोधन आज तुम मेरे घर खाना खाओगे। इस प्रकार गोधन फिर एक बार मुनरी को देखता है। मुनरी की पलकें झुकती हैं। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो उठता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि पंचलाइट कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण अंचल की जो मनोवृत्तियां हैं उसको उकेरा है उन्होंने, और उन्होंने यह भी इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि चाहे हम किसी भी जाति में रहें, किसी भी टोली में रहें, अगर हमारे पास कार्य करने की कुशलता है, कौशल है, हुनर है, तो हमारा सम्मान हर जगह होगा। हम सम्मान के पात्र हैं। और इस प्रकार से उन्होंने पंचलाइट की महत्व को भी उजागर किया है कि एक पंचलाइट का अर्थ होता है लालटेन, कई बत्तियों वाली लालटेन, गैस की लालटेन। पंचलाइट को क्या कहते हैं? गैस की लालटेन, यानी उस लालटेन को गैस के द्वारा जलाया जाता है और उसमें
प्रकाश ज़्यादा होता है डिबरी की अपेक्षा या आम लालटेन की अपेक्षा। तो पंचलाइट की एक विशेषता है कि उसके नीचे जो है सभी पंच लोग आकर बैठते हैं, एक पास लोग इकट्ठे होते हैं, आपसी मेलजोल होता है, आपस में सहयोग की भावना होती है। अपनी टोली को आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार होते हैं। इस तरीके से अगर हम यह देखें कि हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने आसपास, अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश, इस प्रकार से धीरे धीरे प्रक्रिया में अपने छोटे छोटे तुच्छ विचारों को त्याग कर अगर अपने परिवार, घर, परिवार, समाज और इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो हमारे समाज का जो ढांचा है वह और भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हम अधिक से अधिक विकास कर सकेंगे और हमारा जो यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें कि मानव धर्म ही, मानव सेवा का धर्म, मानव धर्म इस सब धर्मों से ऊपर है। आपस में प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, एक दूसरे से आपसी तालमेल की भावना, अगर इस भावना से हम जिए तो हमारा समाज काफ़ी उन्नति को प्राप्त करेगा। हम उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर होंगे और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करने में भी सफल होंगे। जहाँ जहाँ लोगों के अंदर ये संकीर्ण मानसिकता है कि मैं बामन टोली का हूँ, और किसी के अंदर ये निकृष्ट मानसिकता भी नहीं होना चाहिए कि मैं मातो टोला का हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है या हम समाज में कुछ कर नहीं सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर अपने को अच्छा बनाने का प्रयास होना चाहिए, सुंदर प्रयास होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, हम पढ़े हों, अनपढ़ हों, हम जो भी अच्छे से कर सकते हैं, जो भी हम कारीगरी सीख सकते हैं, पढ़ने के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में या किसी हथकरघा उद्योग के क्षेत्र में या किसी भी कुशलता पूर्वक किसी कार्य को करने के क्षेत्र में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने हुनर को निखारना चाहिए, हमें तराशना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है, हम किस भांति आगे बढ़ सकते हैं। और हमें जो है किसी की बुराई नहीं सोचना चाहिए, ना हमें अपने आप को बहुत ही सुपर समझना चाहिए, ना ही हमें जो है अपने आप को ये समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस समाज का एक अंग हूँ, देश का एक नागरिक हूँ, इसलिए हम इस देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं, अपने समाज को उन्नति प्रदान कर सकते हैं। इस संदर्भ में आगे की एक पंक्ति याद आ रही है, मैं दीप अकेला स्नेह भरा, मैं दीप अकेला स्नेह भरा, हूँ गर्व भरा मदमाता पर, हूँ गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। धन्यवाद।